Welcome back viewers to your YouTube channel Medi6। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है हमारा सेल इंजरी एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली ये हमारी पैथोलॉजी प्लेलिस्ट का एक अगली वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल इंजरी एंड इट्स इट्स टाइप्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली सेल इंजरी होती क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इन चीजों से पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस बातों मतलब जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनका कुछ रिकॉल कर लेते हैं, मतलब उन्हें कुछ याद कर लेते हैं। तो हमने अब तक की वीडियोस में हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली कि सेल इंजरी क्या होती है, ठीक है। कि भाई जैसे एक नॉर्मल सेल अगर होम्योस्टेसिस में है, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग नॉर्मल कंडीशन पे है और उस पर कोई सेल स्ट्रेस पड़ता है, मतलब कोई उस पर स्टिमुली एक्ट कर रही है, तो सेल क्या करेगा, कुछ रिस्पॉन्सेज दिखाएगा। और वो रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं, वो रिस्पॉन्सेज फर्दर 4 टाइप्स के थे। कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप्स के। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस मैं एक रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कौन कौन से वो थे भाई? 4। सेलुलर अडेप्टेशन, सेल इंजरी, ये सेलुलर इंजरी बोल दो, ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, और लास्ट वन क्या था? पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। ओके, तो हमने अब तक की वीडियोस में सेलुलर अडेप्टेशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। हमारा मेन फोकस होगा सेल इंजरी को लेके कि भाई सेल इंजरी क्या होती है। कि भाई सेल इंजरी वो चीज होती है जब कोई सेल में चोट लग रही होती है। वो चोट किसी भी तरीके से लग सकती है, चाहे पैथोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, मतलब नॉर्मली लग सके, जैसे बॉडी में कोई चेंज आ गया उसके सेल के स्ट्रक्चर वगैरह में, जो किसी कारण हो सकती है, चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा हो, केमिकल ट्रॉमा हो या डिजीज की वजह से। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सेल इंजरी के टाइप्स के बारे में। तो सेल इंजरी के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। यही हमारी मेन आज के वीडियो के टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट वन होती है रिवर्सिबल इंजरी एंड सेकंड वन होती है इररिवर्सिबल इंजरी। बड़ा लिखते हैं, इररिवर्सिबल इंजरी। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सिबल इंजरी के बारे में मेनली, और रिवर्सिबल इंजरी अगर किसी सेल में हो रही है तो उसमें क्या चेंजेस आने मतलब देखने को मिलेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल इंजरी होती क्या है। कि अगर कोई हमारा सेल इंजर्ड हो जाए, ठीक है, मतलब उसमें सेल इंजरी हो जाए लेकिन वो सेल दोबारा रीगेन कर सके अपने नॉर्मल होम्योस्टेसिस को, मतलब अगर चोट लगी है सेल में तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशंस को एक्वायर कर सके, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग दोबारा करने लगे, दोबारा उसके स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही हो जाए, मतलब जो इंजरी है वो रिवर्स्ड होके दोबारा नॉर्मल स्टेट पर आ जाए, मतलब सेल जो है दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए इंजरी से होकर के, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि अगर सेल को चोट लग रही है, मतलब इंजरी हो रही है, तो उसमें कुछ कॉमन चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे? कॉमन चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो कॉमन चेंजेस किसी भी मतलब कि अगर वो जो चोट लगी है, मतलब जो सेल इंजरी हो रही है, वो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, मतलब रिवर्सिबल भी हो या इरिवर्सिबल हो, ये कॉमन चेंजेस सब में देखने को मिलेंगे। तो वो कॉमन चेंजेस थे क्या? मतलब कि हाइपोक्सिया जो है वो मेनली आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, चाहे रिवर्सिबल इंजरी हो इरिवर्सिबल इंजरी हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया की वजह से रेस्पिरेशन जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब O2 का कंटेंट अगर कम है तो रेस्पिरेशन कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा तो एटीपी कम बनेगी, एटीपी कम बनेगी तो एटीपी जहां जहां चाहिए, मतलब कि जहां पे रिक्वायरमेंट है एटीपी की, वहां की फंक्शनिंग डिक्रीज होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एटीपी वाले पंप्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप्स,
ये या फिर कैल्शियम पंप्स, इन सब की फंक्शनिंग कम हो जाती है। और इनकी फंक्शनिंग कम होने की वजह से क्या होता है, अगर सोडियम पोटेशियम पंप की फंक्शनिंग कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, सेल के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। भाई अगर ये कम हो रही है, इनकी फंक्शनिंग कम हो रही है, तो ये लीड करेंगे क्या भाई, हाइड्रोपिक स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज की वजह को, हाइड्रोपिक स्वेलिंग होगी सेल के अंदर, होगी ही नहीं होगी, ठीक है। और कैल्शियम पंप की वजह से क्या होता है भाई, अगर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो रहा होता है तो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम्स एक्टिव होंगे तो क्या करेंगे, सेल को डैमेज करेंगे। ये सारी बातें, जितनी भी ये बात हमने की है, मतलब जितने भी कॉमन चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, इसकी वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपको इस चीज के बारे में, मतलब कौन कौन से कॉमन चेंजेस हो रहे हैं सेल के बारे में अगर जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जब रिवर्सिबल इंजरी होगी, जब रिवर्सिबल इंजरी होगी, तब कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ कुछ और चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं हमें। जैसे सबसे कॉमन जो चेंज देखने को मिल सकता है वो क्या हो सकता है भाई, वो होता है हमारा सेलुलर स्वेलिंग का। कई बुक्स में इसे हाइड्रोपिक स्वेलिंग भी कहते हैं, यह लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। अब ये सेलुलर जो स्वेलिंग है या हाइड्रोपिक स्वेलिंग है, ये किसकी वजह से हो रही है, ये मेनली अकर होती है किसकी वजह से भाई, ये होती है मेनली अकर हमारी हाइपोक्सिया की वजह से। अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन है किसी भी सेल के अंदर, तो आपको 100% सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जान लेते हैं सेलुलर स्वेलिंग के बारे में और कुछ और थोड़ा सा, ठीक है। कि भाई अगर जो मेरा किसी भी टाइप की सेल इंजरी हो रही है, तो उसमें सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब होता है साइन। जो मैनिफेस्टेशन वर्ड मैं बोल रहा हूं, यूज कर रहा हूं, इसका सिंपल मतलब होता है साइन। मतलब कि अगर कहीं भी सेल इंजरी हो रही है, कॉमनली वहां आपको सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सेलुलर स्वेलिंग हो क्यों जाती है भाई, जब मेरा सेल अनेबल होता है, क्या होता है, अनेबल होता है अपने आयनिक एंड फ्लूइड होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में। मतलब या तो सेल अपने आयंस की कंसंट्रेशन को या फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाता, तब क्या होता है, सेल के अंदर आपको सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। समझते हैं कैसे, चलिए देखते हैं कैसे होती है ये। तो नॉर्मली क्या है, ये हमारा एक सेल है। ये भाई जो मेरी सेलुलर स्वेलिंग हो रही होती है, ये किसकी वजह से हो रही होती है कि बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, मतलब O2 कम है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, एटीपी कम बनता है। और एटीपी कम बनने की वजह से जो मेरे पंप होते हैं वो क्या होती है, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। ऐसे ही सोडियम पोटेशियम पंप की फंक्शनिंग डिक्रीज होने की वजह से हमारा क्या होता है, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, जो मैं पहले बता चुका हूं। देखिए कैसे, नॉर्मल सेल है, ये एटीपीएस पंप है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये कहां पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। नॉर्मली क्या होता है भाई, नॉर्मली हमारा इसी भाई दो जो के पॉजिटिव होते हैं, के पॉजिटिव मतलब 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट अगर मेरा ये पंप काम नहीं कर रहा है, तो सेल के अंदर क्या होगा भाई, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा सोडियम आयंस का। अब सोडियम आयंस अगर अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, किसके भाई, मेरे सेल के अंदर, तो ये सोडियम आयंस क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास, ठीक है। और अगर सेल के अंदर पानी आया, तो भाई हमारा सेल के अंदर वाटर का कंटेंट राइज हो जाएगा और भाई सेल के अंदर पानी भर जाएगा, मतलब हाइड्रोपिक स्वेलिंग हो गई, हाइड्रोपिक स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। तो ये तो भाई आपको मेनली देखने को मिलता है, चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, ठीक है। चलिए
अब अगर हम बात करते हैं किसी भी सेल में हाइड्रोपिक स्वेलिंग या फिर सेलुलर स्वेलिंग आप बोलोगे होती है, तो भाई उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में कोई ना कोई चेंज आएगा, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज देखने को मिल सकता है, उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज देखने को मिल सकता है। तो भाई कैसे चेक करते हैं? अगर मैं उसका ग्रॉस अपीयरेंस चेक करता हूं, क्या ग्रॉस अपीयरेंस चेक करता हूं, मतलब एक्सटर्नली, मतलब अपनी आंखों से देखता हूं, तो क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा सेल का जो साइज है उसमें इंक्रीज होगा। और क्या होगा भाई? ऑर्गन के साइज में प्लस वेट, साइज और साथ ही साथ वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, वेट भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर बहुत सारे सेल से मिलकर तो ऑर्गन बना होता है, सेल्स इंक्रीज हुए तो भाई उसका क्या होगा? वेट भी इंक्रीज होगा ना। ये तो ग्रॉस अपीयरेंस है। बट अगर मैं माइक्रोस्कोपी देखूंगा, माइक्रोस्कोपी की बात करता हूं, मतलब माइक्रोस्कोप से देखूंगा, तो क्या देखने को मिलेगा कि भाई मुझे सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने के मिलेंगे। मतलब जैसे ये सेल का सेल है, यहाँ पे भाई न्यूक्लियस हो गया ये अपना, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। और ये वैक्यूल्स किससे भरे होते हैं? इन वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा? H2O, मतलब बेसिकली H2O की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई भी कंटेंट हो सकता है, मतलब फ्लूइड कंटेंट, ठीक है। तो इन वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड जमा होगा जो कि बेसिकली सेल के वेट को इंक्रीज कर रहा होगा, उसके साइज को इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो पहला चेंज तो आपको रिवर्सिबल इंजरी में ये देखने को मिलेगा। तो ये भाई मेन इंपॉर्टेंट चेंज है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके टेस्ट में या फिर कहीं भी ये पूछते हैं कि भाई क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो आप सबसे पहले बता सकते हैं सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। सेकंड क्या कि भाई अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं मेरे सेल ऑर्गेनील्स भी स्वेलअप हो रहे होंगे। सेल ऑर्गेनील्स विल ऑल्सो स्वेल अप, जैसे कि भाई मेरा सेल है नॉर्मली, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, काम चलाओ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये भी स्वेलअप हो जाएगा। यहां मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी स्वेलअप हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि भाई अगर सेल स्वेलअप होगा तो ये मेरे सेल ऑर्गेनिल्स भी स्वेलअप हो जाएंगे। अब अगर यहां आप देख रहे हैं कि अगर मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलअप हो रहा है तो उनपे क्या भाई राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ना, तो वो राइबोसोम्स भी डी अटैच हो जाएंगे। मतलब डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स भी आपको देखने को मिलेगा, डी अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स भी देखने को मिलेगा आपको फ्रॉम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अगर डी अटैचमेंट होगा किसका? मेरे राइबोसोम्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो क्या होंगे वो भाई? नॉन फंक्शनिंग हो जाएंगे, और जिसकी वजह से प्रोटीन जो है, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस में भी डिक्रीज आएगा, ओके। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या चेंज देखने को मिल सकता है भाई, आपको माइलिन फिगर्स बनते हुए दिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ या फिर क्रिएशन ऑफ माइलिन फिगर्स। अब सबका ये डाउट है भाई ये माइलिन फिगर्स क्या है? चलिए देखते हैं, यहां देखते हैं ड्रॉ करके। तो आपको पता है कि भाई हमारा जो सेल है ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। ये जो मैंने ये क्या है? ये है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर एटीपी कम, मतलब कि एटीपी कम बन रही है, क्यों कम बन रही है भाई? मेरे O2 का कंटेंट कम है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई? कैल्शियम पंप जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ओके। और इनकी वजह से क्या होता है? एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसा ही एक एंजाइम होता है जैसे कि फॉस्फोलाइपेजेस, ये फॉस्फोलाइपेजेस एक्ट करेगा मेरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और उसे ब्रेक डाउन करेगा। अब यहां पे क्या है? ये भाई मेरा ब्रेक डाउन होने लगा, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या फिर आप बोलो सेल मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से क्या होगा? यहां से लिपिड्स भी बाहर निकलने लगेंगे। अब मतलब कि क्यों? क्योंकि हमें सबको ये बात पता है कि
जो मेरी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, बाई फॉस्फोलिपिड्स की, मतलब बेसिकली फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। तो इनसे क्या होगा भाई, लिपिड्स बाहर निकलेंगे जब इसका ब्रेकडाउन होगा, और ये लिपिड्स है हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर मतलब हमारे सराउंडिंग में कैल्शियम भी है। तो लिपिड्स जब कैल्शियम के साथ मिलता है तो वो फॉर्म करता है क्या, इन माइलिन फिगर्स को, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जब ये सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहां आपको माइलिन फिगर्स ऐसे तरीके से देखने को मिल सकते हैं सेल में, मतलब सेल की ब्रेकिंग तो हो रही है पर माइलिन फिगर्स की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि भाई सेल के अंदर और क्या चेंज देखने को मिल सकता है। कि भाई नेक्स्ट चेंज जो है वो है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है जहां पे क्या होता है, मेनली एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसलिए उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहां पे आपको क्या है भाई, छोटी छोटी एमॉर्फस डेंसिटीज देखने को मिलेंगी। मतलब क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ एमॉर्फस डेंसिटीज, इस टाइप की। जैसे हमारा ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पे आपको छोटी छोटी एमॉर्फस डेंसिटीज देखने को मिल सकती हैं। इन एमॉर्फस डेंसिटीज का नंबर जो है रिवर्सिबल इंजरीज में तो कम होता है, बट अगर इरिवर्सिबल इंजरी है उनमें इन एमॉर्फस डेंसिटीज का नंबर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जिसे आप क्लियरली माइक्रोस्कोप से देख सकते हो कि अगर इनका नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब अब जो इंजरी है वो इरिवर्सिबल स्टेज तक आ चुकी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डीएनए डैमेज भी देखने को मिलेगा, मतलब सेल का डीएनए भी डैमेज हो जाता है इसके। अब ये डीएनए डैमेज भाई ये कैसे होगा, कि आपको पता है भाई, जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है उन्हें पता होता है कि भाई अगर हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा भाई, लैक्टिक एसिड है तो पीएच उसका तो भाई कम ही होगा, आप सबको पता है भाई, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। और पीएच कम होगा तो ये मेरा क्या करेगा, डीएनए की क्लम्पिंग करा देता है, अच्छा, तो ये लैक्टिक एसिड जमा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, ये एरोबिकली हो या नॉन एरोबिक, मतलब एरोबिक हो या नॉन एरोबिक, दोनों कंडीशंस में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये O2 के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है, किसी में चाहे प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो, दोनों में वर्क करेगा। बट पायरुवेट अगर O2 के प्रेजेंस में टूटता है तब ग्लूकोज और एनर्जी बनाता है, बट अगर डेफिशिएंसी ऑफ O2 होगी, O2 की कमी होगी, तब ये लैक्टिक एसिड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये लैक्टिक एसिड बनता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में, रिवर्सिबल इंजरी का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है वो है फैटी चेंज। नाम से समझ में आ गया होगा कि भाई फैटी चेंज क्या है, कि भाई हमारे जो सेल्स है उसके अंदर एक्यूमुलेशन होना फैट्स का, किसका भाई, एक्यूमुलेशन हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स। और फैट्स मतलब क्या, ट्राइग्लिसराइड्स का, ट्राइग्लिसराइड्स। तो हमारे सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है। और कौन से सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स। अब ये फैटी चेंज कहां देखने को मिलेगा मोस्टली, तो फैटी चेंज हमें मोस्टली देखने को मिल सकता है हमारे लिवर में, मोस्टली लिवर में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादातर हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। और साथ ही साथ हमारे कुछ और ऑर्गन में देखने मिलेगा, जैसे किडनी में, हार्ट में एंड मसल्स में भी, ओके। तो हम भाई कुछ ऑर्गन्स लेके चलते हैं जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकें, मतलब हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा ना भाई, ताकि हम पता कर सके कि फैटी चेंज होता कैसे है, ठीक है। तो हम लिवर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब भाई पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कारणों की वजह से, कौन से कॉजेज की वजह से हमें फैटी चेंज होता है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हो सकता है हाइपरलिपिडीमिया।
ये क्या है भाई, हाइपरलिपिडीमिया एक कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस फैट जमा हो जाता है और जो हमारा लिवर है उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, इनकेपेबल होता है उसे मेटाबोलाइज करने में। ओके, और दूसरी कंडीशंस क्या है, दूसरी कंडीशन है कि भाई जो मेरा लिवर सेल्स है वो डैमेज हो गई है। अगर लिवर सेल डैमेज हो गई है तो क्या है भाई, मैं फैट मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए, और ये जो लिवर सेल डैमेज हुए हैं वो हुए क्यों हैं भाई, शायद हमने ज्यादा दारू पियो या फिर कोई हमें मतलब कोई ऐसी बीमारी हो, क्रोनिक इलनेस हो, उसकी वजह से फैट जो है मतलब जो मेरे लिवर सेल्स है वो डैमेज हो गए हैं। ठीक है, और हाइपरलिपिडीमिया मतलब एक्सेस फैट, ये कंडीशन आती कैसे है, ये कंडीशन या तो कॉन्जेनिटल हो सकती है, मतलब कि बर्थ से ही हो सकती है। ठीक है, या फिर ओबेसिटी भी हो जाए तब भी हो सकती है। मतलब सबसे पहला कॉज क्या भाई, हाइपरलिपिडीमिया मतलब एक्सेस फैट। ठीक है, एक्सेस यहाँ का मतलब क्या हुआ कि भाई बॉडी के अंदर ये सेल के अंदर ज्यादा फैट है और लिवर उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा। हो क्यों रहा है, ओबेसिटी की वजह से या फिर ये बचपन से ही हो, मतलब कि पेरेंट से ट्रांसफर हुई हो ये कंडीशन। ठीक है, दूसरी हमने बात की भाई कि लिवर सेल्स डैमेज हो गए हो, जिसकी वजह से क्या हो भाई, हम नहीं कर पा रहे हो अपने फैट का मेटाबॉलिज्म। वो किस वजह से हो सकता है, दारू पीने से, अल्कोहल की वजह से या फिर क्रोनिक इलनेस की वजह से। ठीक है, ठीक, तो अब भाई हमारे जो लिवर है उसके अंदर ये सारी चीजें होती कैसे, मतलब कि फैट जमा कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो फैट जमा होने से पहले कि पता कर लेते हैं कि भाई लिवर जो है वो नॉर्मली फंक्शनिंग कैसे करता है, नॉर्मल कैसे फंक्शन करता है, हमारे फैट को मेटाबोलाइज कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमने लिवर ड्रॉ कर लिया। अच्छी ड्राइंग नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो भाई क्या है, हमारे पास पहले फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये फ्री फैटी एसिड्स हमारे पास आए कहां से, तो या तो हम उन्हें डाइट से लें, या तो जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज हैं जहां हम पहले ही फैट स्टोर करके रखते हैं, वहां से हमने निकाले हो ब्रेक डाउन करके। ठीक है, फ्री फैटी एसिड है ये लिवर सेल्स के पास है, फैटी एसिड जो है वो लिवर सेल्स के पास है। लिवर सेल्स को हम क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स। ध्यान रखना, लिवर सेल्स मतलब जहां भी आपको हिपैटोसाइट्स वर्ड इस्तेमाल होता हुआ दिखे, इसका मतलब समझ जाना है लिवर की बात हो रही है वहां पे। तो फैटी एसिड लिया हमने, और हमें क्या करना होता है, इन फैटी एसिड्स को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और इन्हीं ट्राइग्लिसराइड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से फैटी चेंज होगा, मतलब फैट जमा होगा लिवर में। तो हमें अगर फैटी लिवर चाहिए, इसका मतलब हमें कुछ भी करके ट्राइग्लिसराइड्स के नंबर को मतलब अमाउंट को बढ़ाना होगा। तो भाई फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, और कैसे होते हैं भाई, यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है क्या, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। ठीक है, प्रोटीन जैसा लग रहा है। ठीक है, और हमें पता है ज्यादातर प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, नॉर्मल चीज है, ये एक स्टेटमेंट है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो क्या पूरा फैटी एसिड हमारा ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी हमारी कुछ और चीजें भी बनाती है, जैसे क्या, फॉस्फोलिपिड्स बनाती है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बनाती है सॉरी, कीटोन बॉडीज बनाती है। और ये सारी चीजें हमारी क्यों बनाती है भाई, हमारा जो लिवर सेल्स है मतलब फैटी एसिड से क्यों बनाती है, ताकि बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके। ठीक है, तो हमारे अभी तक ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो गया है। अब भाई क्या ऐड करना है मेरे को, ट्राइग्लिसराइड से लिपोप्रोटीन्स बनाना होता है, और इन लिपोप्रोटीन से मैं क्या बना लेता हूं, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। ठीक है, और ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं कि क्या भाई डाइट से पहले या एडिपोज टिश्यूज से मैं फ्री फैटी एसिड्स लूंगा। ठीक है, उसके बाद उसे भाई लिवर सेल्स यूज करेंगे क्या करने के लिए,
ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन के लिए, और पूरा विद द हेल्प ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेगी, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये कीटोन बॉडीज भी बनाएंगे। ट्राइग्लिसराइड से हम क्या करते हैं, लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, और इन लिपोप्रोटीन से प्लाज्मा लिपोप्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो भाई ये सब जरूरी होता है मेरे फैट को मेटाबोलाइज करने में। लेकिन अगर इन सारे स्टेप्स में, अच्छा यहाँ पे एक एंजाइम और मतलब बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है मेरे ट्राइग्लिसराइड से, सॉरी मेरे लिपोप्रोटीन से प्लाज्मा लिपोप्रोटीन बनाने के लिए। वो क्या होता है भाई, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, ठीक है। तो हमने वो जितने भी स्टेप्स के बारे में पढ़ा, जो क्या था भाई, मेरा फ्री फैटी एसिड से भाई क्या ट्राइग्लिसराइड्स बनाता, उनसे लिपोप्रोटीन बनाना, उसके बाद उससे प्लाज्मा लिपोप्रोटीन बनाना, इन सारे स्टेप्स के बारे में। अगर इन सारे स्टेप्स में कहीं भी कोई भी डिफॉल्ट आता है, ठीक है, तो उसी की वजह से क्या होगा, हमारे सेल्स के अंदर, हिपैटोसाइट्स के अंदर फैट एक्यूमुलेशन होने लगेगा। और मेनली हमें क्या ध्यान रखना है कि ट्राइग्लिसराइड्स ही बनने चाहिए। अच्छा, क्या क्या कमी हो सकती है, मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि भाई हमने फ्री फैटी एसिड्स लिया, या तो अमाउंट हमारा ज्यादा हो फ्री फैटी एसिड्स का, मतलब हमने डाइट से ज्यादा ही फैट ले लिया, जिसकी वजह से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे, भाई फैट एक्यूमुलेशन हो सकता है। दूसरा क्या भाई, जो फैटी एसिड हमने लिया है उससे हम कीटोन बॉडीज, कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड्स ना बनाए, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा बनेंगे, तो भाई इससे भी क्या हो सकता है, अमाउंट बढ़ जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है भाई, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट जो एंजाइम है ये ज्यादा प्रेजेंट हो। अगर ये ज्यादा प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा भाई, मेरे फैटी एसिड से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बनाएगा। ओके, अच्छा, और क्या हो सकता है कि भाई मेरे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनसे लिपोप्रोटीन कम ही बने, तब भी हो सकता है भाई मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा रहे। या फिर लिपिड जो मेरा हिपैटोसाइट से, मतलब जो मेरे लिपोप्रोटीन से, यहां पे कोई बाउंडिंग हो जाए, मतलब यहां पे कोई रोक आ जाए, जिसकी वजह से क्या हो, ट्राइग्लिसराइड्स मेरे अंदर ही जमा रह जाए। किसके अंदर, हिपैटोसाइट्स के अंदर, मतलब सेल्स के अंदर। इसका मतलब जो भी चीजें हैं, जितने भी स्टेप्स हैं मेरे फैट मेटाबॉलिज्म में, उनमें से कहीं भी कोई भी चेंज आए या रुकावट आए, दिक्कत आए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, मेरे लिवर के अंदर फैट जमा हो सकता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मैं इजिली क्लियरिफाई कर दूंगा, मतलब लिख दूंगा आपके नोट्स में, ठीक है, और जिसके आप मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। यहां मैं बस बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है हमारा। ठीक है, तो समझिए भाई कि लिवर के अंदर क्या हो गया है, फैट एक्यूमुलेट हो गया है। आपको पता है भाई कैसे होगा, इन सारे स्टेप्स में कहीं भी दिक्कत हो, चाहे मेरा एंजाइम ज्यादा हो, चाहे मेरा जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी ज्यादा हो, ठीक है, तो कहीं भी चेंज आए उसकी वजह से फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब अगर फैट एक्यूमुलेट हो गया है तो भाई लिवर सेल्स जो मेरे हेपेटोसाइट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में तो चेंज आएगा ही आएगा, उनके स्ट्रक्चर में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो भाई हमें अगर फैटी चेंज को देखना है किसी भी सेल में, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, स्टेन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, स्टेन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको जब भी फैटी चेंज को देखना है तो आप उस समय जो स्टेन यूज करेंगे वो ऐसे स्टेन्स होने चाहिए जो कि इनसॉल्युबल हो फैट्स में, ना कि सॉल्युबल फैट्स को। क्योंकि अगर मैंने कभी भी सॉल्युबल स्टेन्स को यूज कर लिया, मतलब ऐसे स्टेन्स को यूज किया जो कि सॉल्युबल हो, ठीक है, किसमें, फैट्स में, तो वो क्या करेंगे भाई, पूरी तरीके से मिल जाएंगे मेरे फैट्स में, और मेरे को क्या होगा भाई, एक क्लियर आइडिया नहीं आएगा, मतलब बेसिकली मेरे को एक वैकेंट स्पेस देखने को मिलेगा और मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी कि फैटी चेंज था या नहीं था। ऐसे कौन से हो सकते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे H&E स्टेन है, ये क्या एक फैट सॉल्युबल स्टेन है और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमें बेसिकली क्या करना चाहिए स्टेनिंग के लिए, फॉर स्टेनिंग वी हैव टू यूज दोज टाइप्स ऑफ स्टेन्स जो कि इनसॉल्युबल हो, जैसे कि भाई सुडान 4, जो सुडान 4 स्टेन है वो यूज कर सकते हैं हम, क्या, फैटी चेंज को देखने के लिए। और इनका यूज कब करना, किस पे करना है, हमारे फ्रोजन टिश्यूज को,
जब भी आप फैटी चेंज को देखना चाहें तो आपको फ्रोजन टिश्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए और उनपे सुडान 4 का इस्तेमाल करें, ठीक है। जिससे बेसिकली क्या होगा, आपको एक क्लियरली देखने को मिलेगा क्या क्या कैसे वैसे फैट्स एक्यूमुलेट है। तो अगर आप सुडान 4 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक ऑरेंज रेड कलर देखने को मिलेगा। वो स्पेलिंग गलत हो रही बार बार। ऑरेंज रेड कलर देखने को मिलेगा किसका, लिपिड्स का। मतलब वो क्या करते हैं, लिपिड्स को ऑरेंज रेड कलर देते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करने वाले थे कि मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में मतलब अगर मैं ग्रॉस अपीयरेंस देखूंगा किसका, लिवर का, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, वहां पे जो मेरे लिवर सेल्स हैं अगर उसमें थोड़ा बहुत फैटी चेंज आया है तो कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, मतलब उसके अपीयरेंस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में कि भाई अगर प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो गया है तो भाई जो लिवर है उसका साइज बढ़ जाएगा, मतलब लिवर जो ऑर्गन है उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा ग्रीसी हो जाएगा, मतलब बेसिकली जो ऐसा ग्रीस होता है ना चिकना, उस टाइप हो जाएगा और ब्राइट येलो हो जाएगा कलर में, ओके। अगर मैं उसकी माइक्रोस्कोपी फीचर देखूं, माइक्रोस्कोपी फीचर मतलब वही माइक्रोस्कोप से देखूं अगर एग्जामिन करूं, तो भाई मुझे कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी। मतलब क्या, मुझे 3 कंडीशंस देखने को मिलेगी और ये तीनों कंडीशंस किस बेसिस पर होती हैं कि फैट का एक्यूमुलेशन किस किस टाइप का हुआ है। अगर थोड़ा मतलब स्मॉल में, मतलब माइल्ड लेवल में हुआ है, या मॉडरेट लेवल में, या फिर सीवियर लेवल में। अगर थोड़ा एक्यूमुलेशन हुआ है फैट का तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, माइक्रो वेसिकुलर की कंडीशन देखने को मिलेगी। माइक्रो वेसिकुलर कंडीशन क्या है, इस समय तक जो वैक्यूल्स होंगे लिवर सेल्स के अंदर वो काफी ज्यादा स्मॉल होंगे, ठीक है, और वो प्रेजेंट होंगे कहां पे, अराउंड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। मॉडरेट कंडीशंस आएगी तब क्या होगा, मैक्रोवेसिक्यूलर, मैक्रोवेसिक्यूलर। इस समय क्या होगा भाई, ज्यादा मतलब माइल्ड से तो ज्यादा मेरा फैट जमा हो गया है तो वैक्यूल्स जो होंगे इनलार्ज हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर क्या होगा, लिपिड का कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेंगे भाई, मेरे न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ, मतलब कोने की तरफ धक्का मारने लगेंगे, इस टाइप की तरह। माइल्ड कंडीशंस में न्यूक्लियस यहां था, वैक्यूल्स यहां, ये न्यूक्लियस था, ये वैक्यूल्स थे। ये माइल्ड कंडीशन मतलब माइक्रोवेसिकुलर में। अगर मैं बात करता हूं मॉडरेट में, इस समय वैक्यूल्स बड़े होने लगे हैं और न्यूक्लियस को धक्का मारने लगे हैं पेरीफेरी की तरफ, ओके। अब बात करते हैं सीवियर कंडीशन, मतलब प्रोग्रेसिव फैट एक्यूमुलेशन हो गया है, बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर इतना ज्यादा फैट जमा हो गया है तो क्या करेंगे भाई, मेरे जो लिपिड के वैक्यूल्स होंगे ना वो रप्चर हो जाएंगे। और अगर बहुत सारे लिपिड के वैक्यूल्स एक साथ रप्चर हो जाते हैं, वो एक साथ मिल करके फॉर्मेशन करेंगे फैटी सिस्ट का, किनका, फैटी सिस्ट का, इस टाइप का। जैसे ये मेरा सेल है, यहाँ पे वैक्यूल जमा हो गए बहुत सारे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, बिल्कुल भर गए हैं तो ये रप्चर होके एक साथ इस तरीके के कुछ फैटी सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, वैक्यूल्स हैं मेरे जो भर गए हैं, लेडन हो गए हैं किसके, लिपिड्स के, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉमन चेंजेस देखने को मिलते हैं, कॉमन नहीं बेसिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको कब, रिवर्सिबल इंजरी में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ चेंजेस आपको इरिवर्सिबल भी देखने को मिलेंगे इन्हीं वाले, बट ये सारे मेनली किसके लिए, रिवर्सिबल इंजरी के लिए है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट 2 हैं जो आप ज्यादातर अपने टेस्ट वगैरह में भी यूज करते हैं, वो क्या है, फैटी चेंज और क्लाउडी स्वेलिंग या फिर सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अलविदा। एंड जाते जाते बता दीजिएगा कि भाई वीडियो कैसे लगी, अगर कुछ भी खराबी हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, अलविदा।